नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लाया हूं जो एक खौफ चलिए कहानी की यहीं से शुरुआत होती है। एंजॉय लाइफ। अचानक ही टप टप की आवाज़ सुनकर प्रभास की नींद टूट गई। उसने उठकर चारों ओर देखा, तभी फिर वही स्वर सुनाई दिया, टप टप टप। यह पानी कहाँ टपक रहा है? प्रभास ने सोचा, ये टप टप की आवाज़ ऐसी ही थी जैसे कहीं ऊंचाई से पानी की बूंदें टपक रही हों। वैसा ही स्वर, टप टप टप। कहीं बाथरूम के शावर से पानी तो नहीं टपक रहा है? प्रभास ने सोचा, जरूर वहीं टपक रहा होगा। पहले भी एक बार उसकी चूड़ियां ढीली हो गई थीं और फिर सारी रात पानी टपकता रहा था। कल सुबह ही उसे ठीक कराना होगा। उसने उठकर पांवों में स्लीपर डाली और बाथरूम की ओर चल पड़ा। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही वहां सन्नाटा सा छा गया। लाइट जलाकर देखा उसने, बाथरूम पूरी तरह सूखा हुआ था और उसका नल और शावर दोनों बंद थे। फिर कहाँ टपक रहा है ये पानी? प्रभात बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला, बाथरूम का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया और रसोई की ओर बढ़ गया। शायद वहां सिंक का नल टपक रहा होगा। रसोई में भी नल बंद था और सिंक पूरी तरह सूखा था। कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं थी, लेकिन पानी टपकने की आवाज़ तो अब भी आ रही थी। प्रभास ने पूरा घर अच्छी तरह देख लिया, कहीं पर भी पानी नहीं टपक रहा था। यहाँ तक कि वह गेस्ट रूम का बाथरूम भी चेक कराया। लौटकर वह बिस्तर पर बैठा, आंख बंद की तो फिर वही टप टप की आवाज़। कहाँ देखे अब? उसने घड़ी की ओर देखा, रात का ठीक 12 बजे थे। 10 बजे ही तो वह बाहर से अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर लौटा था। लौटते समय उसकी कार के सामने एक काली बिल्ली अचानक ही आ गई थी। उसको बचाने के प्रयास में एक्सीडेंट होते होते बचा था। अमूमन प्रभास 9 से 9:30 के बीच घर लौट आता था। उसके घर न लौटने पर माँ उसकी प्रतीक्षा में भूखी बैठी रहती थी। गत वर्ष माँ नहीं रही। उनके स्वर्गवास के बाद से ही अकेला है प्रभास, किंतु माँ की कही हुई बातें उसके लिए आदर्श हैं। माँ के लिए जल्दी घर लौटने की आदत अभी भी बरकरार थी। माँ कहती थी, ऐसे ही समय पर लौटते रहा करो हमेशा, वरना अभी मैं और मेरे बाद तेरी बीवी तेरे इंतजार में भूखी बैठी रहा करेगी। माँ तो उसके लिए बीवी लाने का अरमान दिल में लिए ही दुनिया से विदा हो गई। अकेला हो गया प्रभास, लेकिन उसने माँ की दी हुई शिक्षा और आदत गांठ बांध ली। आज ही व्यतिक्रम हुआ था इस आदत में, वह भी उस काली मनहूस बिल्ली के कारण। और आज ही टप टप टप, यह मनहूस आवाज़ तो जैसे कान फाड़े डालती है, जैसे दिमाग पर सीधे चोट कर रही है ये टप टप की आवाज़। झुंझलाता हुआ उठा वह बिस्तर पर लेटकर कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह आवाज़ उसके कानों में निरंतर गूंजती रही। बहुत देर तक करवटें बदलने के बाद उसने उठकर कॉटन बॉल ली और कानों में लगा ली तथा सोने का प्रयत्न करने लगा। कुछ देर तक शांति रही, उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। तब अचानक फिर से वही टप टप। झुंझला उठा वह। जब किसी प्रकार चैन नहीं मिला तो घर का दरवाजा खोलकर वह बाहर बरामदे में आ गया। वहीं एक और खंभे से टिक कर बैठ गया। कंबल को अपने चारों ओर अच्छी तरह लपेटकर वह ठंड से बचने का प्रयत्न करने लगा। दिसंबर का महीना था। खुले में बैठने के कारण ठंडी हवा के झोंके बार बार उस पर आक्रमण कर रहे थे। उनसे बचने के लिए वह स्वयं में ही सिमटता जा रहा था। घुटनों को पेट से चिपकाकर उसने सिर झुका लिया और सोने का प्रयत्न करने लगा। म्याऊं। अभी उसे नींद का झोंका आया ही था कि म्याऊं की आवाज ने उसे चौंका दिया। यहाँ बिल्ली कहाँ? कंबल से मुंह निकाल कर देखा तो सामने ही 4-5 फुट की दूरी पर बैठी काली बिल्ली दिखाई दी, जो अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूर रही थी। तभी उसकी दृष्टि उसके गले में बंधे हुए लाल रिबन पर पड़ी। अरे, ये तो वही बिल्ली है जिसे बचाने के चक्कर में उसकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचा था। ये यहाँ कैसे? कैसा विचित्र संयोग है। उसमें फिर उसकी आंखों में देखा। देखते ही देखते उसकी आंखों में छाई लाली सफेदी में बदलने लगी। अब उनमें क्रोध नहीं बल्कि सौम्यता का आभास हो रहा था। प्रभास का धड़कता हृदय थोड़ा शांत होने लगा कि तभी टप 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 टप, वही पानी की टपकती बूंदों जैसा स्वर। उसने घबरा कर चारों ओर देखा। दूर दूर तक नीरवता और अंधकार के अतिरिक्त और कुछ न था। उसने फिर सामने देखा और अरे, वह बिल्ली कहाँ चली गई? क्या उसका घटनाओं से कोई संबंध है? प्रभास ने कलाई में बंधी घड़ी पर दृष्टि डाली। 3 बज रहे थे। रात देर से आने और उस दुर्घटना से 2-4 होने के बाद वह कपड़े उतारकर बिस्तर में घुस गया था। घड़ी उसकी कलाई में ही बंधी रह गई थी और जुराबें भी। जुराबें कहाँ है उसकी? उसे अच्छी तरह याद आ रहा था कि रात वह घड़ी और जुराबें पहने हुए ही बिस्तर में घुस गया था और फिर न जाने कब नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। वह अजीब पानी टपकने का स्वर न हुआ होता तो शायद अभी भी वह गहरी नींद सो रहा होता। प्रभास उठकर कमरे में चला आया। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी, चलो थोड़ी देर सो लूं, भूख भी लग रही है। अरे हाँ, उसने कल रात खाना भी तो नहीं खाया था। लौटते समय होटल से खाना पैक करवा लिया था, लेकिन फिर उस अफरा तफरी में उसे कार में ही भूल गया था। अचानक उसे याद आया, इतनी देर से वह घर से बाहर बरामदे में बैठा रहा था।
हवास उड़े उड़े हुए थे उसके, फिर भी कार तो वह अपने दरवाजे के पास ही पार्क करता था। कहाँ गई उसकी कार? बाहर तो कोई कार नहीं थी। कार जहाँ पार्क की जाती है वहीं तो बैठी थी वह काली बिल्ली। क्या हो रहा है ये सब? कहीं दिमाग तो नहीं हिल गया है उसका? उसके व्यवस्थित जीवन में एक साथ इतनी अनियमितताएं कैसे? अकेलापन खलने लगा उसे। विचारों के झंझावात में उड़ते जुड़ते 1 घंटा बीत गया था। वह शिद्दत से किसी साथी की जरूरत महसूस कर रहा था। थका शरीर और दिमाग शिथिल पड़ता जा रहा था। अब न उसे अपनी जुराबों की याद आ रही थी और न कार की। वह तो ये भी भूल गया था कि कल दोपहर के बाद से उसने केवल एक सेब ही खाया है और वह बिस्तर पर गिरकर गहरी नींद में डूब गया। सुबह 7 बजे नौकरानी ने दरवाजा खुला हुआ पाया। प्रभास बिस्तर पर पड़ा बेसुध सो रहा था। वह चकित हुई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज तक। चंपा प्रभास की माँ के समय से ही उसके घर में झाड़ू पोछा बर्तन किया करती थी। खाना उसकी माँ स्वयं ही बनाती थीं। प्रभास ने माँ के बाद भी चंपा को काम से हटाया नहीं था। रोज सुबह 7 बजे आकर वह घर की साफ सफाई, बर्तन साफ करना आदि करके प्रभास के लिए नाश्ता बनाकर चली जाती थी। परंतु आज तो सब कुछ अव्यवस्थित सा है। प्रभास अभी तक सोकर नहीं उठे। इस समय तक तो वह हाथ मुंह धोकर पेपर पढ़ा करता है। रसोई घर में जूठे बर्तनों का ढेर लगा था, जैसे 3 या 4 लोगों ने खाना बनाया खाया हो। चंपा जल्दी जल्दी सफाई करने में जुट गई। बाथरूम में उसे प्रभास के एक पैर की जुराब पड़ी दिखाई दी, कीचड़ से लथपथ, और दूसरी घर के बाहर बरामदे में। घर के सभी दरवाजे खिड़कियां खुले हुए थे। इतनी ठंड में सारे घर के खिड़की दरवाजे खोल देने से घर बहुत ठंडा हो रहा था। चंपा ने सारी खिड़कियां बंद की और सफाई में जुट गई। काम खत्म करते करते उस दिन 8:30 बज गए। चाय और 2 अंडों का ऑमलेट बनाकर और ब्रेड में मक्खन लगाकर उसने ट्रे में रखा तथा प्रभास को जगाने चली गई। कई बार पुकारने पर भी जब वह न उठा तो उसने उसका पैर पकड़कर जोर से हिला दिया। उठिए भैया, 8:30 बज गए, नाश्ता तैयार है। आज आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? प्रभास ने कुनमुना कर करवट बदल ली। उठिए भैया। चंपा ने उसका पैर पकड़कर फिर से हिला दिया। प्रभास ने करवट लेकर आंखें खोल दी और कितनी भयानक थीं उसकी आंखें, बिल्कुल लाल सुर्ख। भैया एसएस, चीख बड़ी चंपा। प्रभास उठकर बैठ गया। उसने आंखें मूंद कर फिर खोली तो सब कुछ सामान्य था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना भैया? चंपा ने पूछा। हाँ ठीक हूँ। अरे 8:30 बज गए, बाप रे। प्रभास हड़बड़ाते हुए बोला और जल्दी से बाथरूम में घुस गया। भैया की आंखें इतनी लाल क्यों थी? चंपा ने सोचा, लेकिन फिर उसके सामान्य स्थिति का ध्यान आने पर सिर को झटक दिया उसने। शायद वह भ्रम था मेरा। बाथरूम से नहाकर आया प्रभास तो जैसे वह वही पुराना प्रभास बन गया था जिसे चंपा रोज देखती थी। भैया ऐसे खिड़कियां दरवाजे खोलकर मत सोया करो, ठंड लग जाएगी और कोई घुस आया तो घर में कुछ भी नहीं छोड़ेगा। आजकल के चोर तो पुराने कपड़े तक उठा ले जाते हैं। चंपा ने हंसते हुए कहा। लेकिन मैं दरवाजे खिड़कियां खोलकर कभी नहीं सोता। तुम तो जानती हो चंपा, बिना दरवाजों को बंद किए कोई कैसे सो सकता है? कल तो अच्छी दावत की थी तुमने भैया। दावत नहीं तो? अरे कल तो मुझे खाना भी नसीब नहीं हुआ था। प्रभास जल्दी जल्दी नाश्ता समाप्त करता हुआ बोला। अब तुम जाओ, मुझे भी निकलना है ऑफिस के लिए। जी भैया, चंपा ने कहा और घर से बाहर निकल गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि भैया ने उससे दावत की बात क्यों छिपाए, झूठ क्यों कहा कि उसने कल से कुछ नहीं खाया था। और भैया की कार, उफ, कैसी कीचड़ में लिथड़ी हुई है। चंपा आगे बढ़ी तो मोड़ पर ही रईस के गैराज में काम करने वाला पिंटू मिल गया। वह उसे रोककर बोली, भैया जरा समय हो तो अभी जल्दी से जाकर प्रभास भैया की कार साफ कर दो। न जाने कैसे कीचड़ से लिथड़ी खड़ी हुई है, जैसे कोई कहीं दलदल में चलाकर आया हो। अभी ही धो देना, नहीं तो ऑफिस जाने के लिए परेशान होंगे। अच्छा बहन, अभी ही देख लेता हूँ, कहकर पिंटू तेजी से प्रभास के घर की ओर बढ़ गया। चंपा ने भी अपनी राह ली। पिंटू प्रभास के घर के पास पहुंचा तो दरवाजे के पास ही उसकी कार खड़ी थी, ऐसी जैसे अभी अभी वर्कशॉप से धुलकर आए हो, बिल्कुल साफ चमचमाती हुई। पिंटू सोचने लगा, कार तो प्रभास भैया की बिल्कुल साफ धुली हुई है, फिर चंपा ने मुझसे झूठ क्यों कहा? 00000। प्रभास जल्दी जल्दी तैयार हुआ, जूते स्टैंड से उठाए, जुराबें पहनी, जूते पहने और घर लॉक करके ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ा। कार तो वहां थी ही नहीं। वह वाहन की तलाश में आगे बढ़ा, तभी एक ऑटो रिक्शा उसकी बगल में आकर रुका। प्रभास जल्दी से उसमें बैठ गया। ऑटो वाले ने मीटर गिराया और ऑटो आगे बढ़ा दिया। प्रभास का ऑफिस वहां से आधे घंटे की दूरी पर था। वह आराम से पुष्ट से टिक कर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। हवा के झोंके उसे बड़ी राहत पहुंचा रहे थे। नींद की झोंक में उसके हाथ से ऑफिस का बैग छूटकर पैरों पर गिर पड़ा। झुककर उसने बैग उठाया तो निगाह मोजों पर पड़ी। अरे ये तो वही मोजे थे जिन्हें वह रात में ढूंढता रहा था, वह भी बिल्कुल साफ सुथरे।
ये कैसे हो गया? उसके पास मोजों का एक ही जोड़ा है, वही कल उसके पैरों से गायब हो गया था और आज खुद ब खुद धुलकर साफ सुथरा उसके जूतों में मौजूद था। तैयार होने की जल्दी में उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था और अब वह बड़ी उलझन भरी दृष्टि से देर तक जुराबों को देखता रहा। क्या हुआ साहब, कुछ खो गया क्या? ऑटो वाले ने पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं, प्रभास ने उत्तर दिया। कुछ देर बाद ऑटो रुक गया। आपका ऑफिस आ गया, ऑटो वाला बोला। प्रभास ने बैग उठाया और ऑटो से बाहर निकलने के लिए पांव बढ़ाया। अचानक वह ठिठक गया। उसने ऑटो वाले को तो बताया ही नहीं था कि उसे कहाँ जाना है, फिर वह उसे उसके ऑफिस तक कैसे ले आया? सुनो, कौन हो तुम? प्रभास ने पूछा। ऑटो वाले ने चेहरा उसकी ओर घुमाया तो प्रभास की चीख निकल गई। उफ, इतना भयानक चेहरा! उसका चेहरा बेहद भयानक और डरावना था। माथे पर बिंदी लगाने के स्थान पर गोल छेद जिसमें आग धधक रही थी। आंखें खून आलूदा, बिल्कुल सुर्ख और दोनों गाल, उन्हें तो जैसे किसी नुकीली चीज से गोद डाला गया हो। ऑफिस आ गया साहब, उसके खुले मुख से जैसे गर्म भाप का भभका निकला। प्रभास के रोए खड़े हो गए। दहशत से वह चीख उठा और फिर अचानक ही बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रभास की चीखें दूर दूर तक गूंज गईं। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने ऑफिस की टेबल पर पड़ा था और उसके सहकर्मी उसे चारों ओर से घेरे खड़े हुए थे। एक और चपरासी पानी का जग लिए खड़ा था। पता नहीं कितनी देर तक वह बेहोश रहा था और वहां कैसे आया वह। मैं तुम ठीक हो ना? ओ गॉड, हम तो डर ही गए थे, उसके सहकर्मी रमेश ने कहा। क्या हुआ है मुझे? यहाँ कैसे आया मैं? प्रभास ने पूछा। हम लाए तुम्हें उठाकर, तुम ऑफिस के सामने सड़क पर बेहोश पड़े थे। सड़क पर? और वह ऑटो वाला? वहाँ कोई ऑटो नहीं था, तुम तो पैदल आए थे आज। पैदल? हाँ, वह पान वाला बनवारी है ना, उसी ने बताया कि तुम पैदल एक हाथ में बैग लटकाए चले आ रहे थे। फिर अचानक ही ऑफिस के सामने खड़े होकर चीखने लगे और गिरकर बेहोश हो गए, मनोहर ने बताया। फिर पूछा, तुम्हारी कार कहाँ गई? पता नहीं, मैं आज ऑटो से आया था। फिर क्या? फिर वह ऑटो वाला, उसका वह भयानक चेहरा। प्रभास ने जोर से झुरझुरी ली। कौन ऑटो वाला? कहाँ गई कार? यार कुछ ठीक से बताओ तो समझ में भी आए, विनोद में झुंझलाकर कहा। ओह, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज, प्रभास बोला। ओके। उन्होंने उसे उसके केबिन में पहुंचने में मदद की और फिर अपनी अपनी सीट पर चले गए। उनके जाने के बाद प्रभास दोनों हाथों से सिर थाम कर बैठ गया। अजीब उलझन में पड़ गया था वह। क्या हो रहा है उसके साथ यह सब? उसकी जुराबें गायब होना और फिर धुलकर जूतों में पहुंच जाना, वह पानी टपकने की दहशतनाक आवाजें, रात भर सो न पाना, कार गायब हो जाना, क्या था वह सब? चंपा ने कहा था कि उसे सारे घर के खिड़की दरवाजे खुले मिले थे। उसने पूछा था कि क्या रात में कोई दावत हुई थी, और वह रहस्यमय भयानक चेहरे वाला ऑटो वाला जो बिना बताए ही उसे ऑफिस तक ले आया था। बनवारी कहता है कि वह पैदल ऑफिस आ रहा था। तो क्या वह सब वहम था उसका? रात की वह सब घटनाएं सच नहीं था वह सब, शायद कोई भयानक सपना जो उसके हृदय में कहीं गहरे बैठ गया है। ऑफिस वालों से किसी से कुछ कहेगा तो सब हंसेंगे, जरूर भयानक सपना ही था वह, उसके दिमाग का वहम। लेकिन उसकी कार कहाँ गई? उसकी कार कहाँ गई? उसकी कार? तभी चपरासी ने आकर बताया, साहब एक लड़का आपकी कार नीचे छोड़कर चाबी दे गया है, ये लीजिए। उसने कार की चाबियां उसके सामने मेज पर रख दी। कौन था? पता नहीं साहब, बोला गैराज से आपकी कार लेकर आया है, मैं चाबियां आपको दे दूं, पेमेंट वह बाद में आपसे ले लेगा, चपरासी ने बताया। पेमेंट? प्रभास ने मस्तिष्क को झटका सा लगा। पेमेंट तो उसने ऑटो वाले को भी नहीं किया था, वह तो उसे देखते ही बेहोश हो गया था, तो क्या वह भी बाद में पेमेंट लेगा? कैसा पेमेंट? प्रभास एक बार फिर उलझ गया। उसने चाबियां अपने सहकर्मी रमेश को देकर कार को पार्किंग में लगाने के लिए कहा, फिर न जाने क्या सोचकर स्वयं भी साथ हो लिया। ठहरो, मैं भी चलता हूँ। रमेश ने उसे विचित्र दृष्टि से देखा। जब वह स्वयं ही कार पार्क करने जाता रहा है तो रमेश को साथ ले जाने का क्या मतलब? आओ चलें, प्रभास ने रमेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। बिना कुछ बोले रमेश उसके साथ चल पड़ा। ऑफिस के सामने बनवारी की दुकान के पास ही खड़ी थी उसकी कार, चमचमाती हुई जैसे अभी ही वर्कशॉप से आए हो। रमेश के साथ प्रभास भी कार की चमकती बॉडी को देखते ही रह गए। आपकी कार तो बिल्कुल नई लग रही है साहब, बनवारी ने टोक दिया। अभी कोई लड़का खड़ी करके गया है। किस वर्कशॉप का था? प्रभास ने पूछा। पता नहीं, बड़ी अच्छी सर्विसिंग की है, रमेश बोला। हाँ, तुम्हें तो पता होगा कि कहाँ भेजी थी कार? नहीं यार, किसी से भिजवाई थी। आओ बैठो, प्रभास ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। कार में बड़ी अच्छी भीनी भीनी सुगंध फैली हुई थी। कार ड्राइव करके वह पार्किंग में ले गया। सब कुछ सामान्य था, कोई नई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी प्रभास के मन में कहीं कुछ खटक रहा था।
0000000। दिन भर बहुत बेचैन रहा वह, किसी भी काम में मन नहीं लगा। शाम को उसने अपने दोस्त अनूप से बात करने का निश्चय किया, किंतु एन वक्त पर साहस जवाब दे गया। क्या कहेगा वह? इन सारी बातों घटनाओं का कोई भी प्रमाण नहीं है उसके पास। अगर उसने भी इसे मेरे दिमाग का फितूर या वहम न समझा तो मुझे पागल अवश्य समझेगा। इसी विचार ने उसे हतोत्साहित कर दिया। अंत में उसने घर जाने का ही निश्चय किया। दोपहर में लंच उसने ऑफिस के पास स्थित रेस्टोरेंट से ही किया था, जहां वह हमेशा खाना खाया करता था। शाम को घर जल्दी पहुंचकर उसने खिचड़ी बनाने की सोची। कभी कभार वह घर पर खिचड़ी, तहरी या जीरा राइस, पुलाव जैसी चीजें बना लिया करता था। रोटी बनाना उसे नहीं आता था, इसलिए जब रोटी खाना होता तो बाहर से ही खाना पैक करा कर ले आता। उस दिन वह जल्दी ही घर पहुंच गया। अभी 8 ही बजे थे। कपड़े बदल कर उसने खूब मलमल का स्नान किया, जैसे पानी के साथ ही अपनी सारी परेशानियां भी बहा देना चाहता हो। नहाकर उसने पायजामा बनियान पहनकर शॉल ओढ़ लिया और रसोई का प्रबंध करने लगा। रसोई में प्रवेश करते ही वह चकित रह गया। कुकर गैस पर चढ़ा हुआ था और सीटी बजा रहा था। उसने बढ़कर गैस बंद कर दी। ये कुकर किसने चढ़ाया गैस पर? उसने सोचा। पानी का गिलास लेकर वह बिस्तर पर जाकर बैठ गया। एक एक घूंट करके उसने पानी खत्म किया। मन अभी भी वहीं उलझा हुआ था। रसोई में कौन था? चंपा तो कब की चली गई होगी। शाम को कहाँ आती वह है? वह तो, और इसके आगे वह सोच नहीं सका। रसोई घर में जाकर कुकर खोला तो एक और आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। कुकर में खिचड़ी थी, बिल्कुल उसकी पसंद वाली, छिलकेदार मूंग की खिचड़ी, घी और जीरे की छौंक वाली। प्रभास को भूख लगाई थी, इसलिए बिना इस विषय में अधिक कुछ सोचे उसने खिचड़ी थाली में परोसी और डाइनिंग टेबल पर रखकर खाने के लिए चम्मच उठाया। अचानक उसे याद आई माँ की कही बात। बेटा, खाना खाने से पहले ईश्वर को हाथ जोड़कर धन्यवाद जरूर दिया करो जिसने तुम्हें अन्न मुहैया कराया। भगवान को भोग लगाकर खाओगे तो विष भी अमृत हो जाएगा। उसने चम्मच रख दिया, थाली को हाथ लगाकर ईश्वर का स्मरण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लो प्रभु, भोजन ग्रहण करो। आचमन छोड़कर उसने भोजन करना आरंभ किया। वास्तव में बहुत अच्छा स्वाद था। मन प्रसन्न हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मुझ अकेले पर इतनी कृपा करने के लिए। अपना वरद हस्त मेरे सिर पर बनाए रखना। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। दिन भर की सारी घटनाओं को दिमाग से निकालकर वह बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। अचानक उसे अपने माथे पर किसी के ठंडे हाथ के स्पर्श का एहसास हुआ। कौन है? सो जा बेटा, मैं हूं तेरे पास। प्रभास के कानों में जैसे उसकी माँ का स्वर गूंजा। उसने करवट बदल ली। माँ के साथ के एहसास ने उसे अनोखी शांति दी। मुझे छोड़कर मत जाना माँ। वह और बड़बड़ाया। नहीं जाऊंगी, तू डरना मत, हमेशा तेरे साथ तेरी माँ है। वही स्वर फिर उभरा। आंखें बंद किए ही वह माँ के हाथों का स्पर्श अपने सिर पर अनुभव कर रहा था। बड़ा सुखद अनुभव हो रहा था उसे। नींद गहराने लगी थी कि तभी फटाक, तेज आवाज के साथ खिड़की के पट खुल गए। ठंडी हवा के झोंके के साथ ही तीव्र दुर्गंध का झोंका भी कमरे में प्रवेश कर गया। घबरा कर प्रभास ने आंखें खोल दी। खिड़की के पास कोई था। उस अंधेरे में भी उसका साया स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कौन हो तुम? प्रभास ने चिल्लाकर पूछा। मैं हूँ। हा। और वह पीछे पलट गया। ओह, ये तो वही था, वही जिसे उसने ऑटो वाले के रूप में देखा था। वही चमकती लाल आंखें और बिंदी के स्थान पर गोल छेद जिसमें आग की लपटें मचल रही थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे। अट्टहास करते समय उसके बड़े बड़े डरावने दांत चमक उठते थे। उस अंधेरे में भी प्रभास उसके फैले फैले होठों और उसके किनारे से बहती लहू की धार को स्पष्ट देख पा रहा था। उसके बाल खिचड़ी हो रहे थे, कहीं सफेद तो कहीं काले और कहीं कहीं लाल। बिखरे हुए बालों, बड़े बड़े दांतों और भयानक चेहरे वाली उस आकृति ने अपने हाथ फैलाए तो उसके 4-5 इंच लंबे नाखूनों को देखकर वह सिहर गया। माँ, उसके होंठ कांपे। दूर हट, यह मेरा शिकार है। वह भयानक साया चिंघाड़ा। नहीं, मेरा बच्चा। हा, तेरा बच्चा। हा। वह अचानक ही ठहाके लगाने लगा। उसके अट्टहास से जैसे घर की दीवारें कांपने लगीं। प्रभास के सिर को अपने प्यार भरे स्पर्श से सहलाने वाला साया कमरे के द्वार की ओर कोने में सिमट गया और देखते ही देखते धुआं बन गया। उसी समय कुछ रोशनदान से बाहर की ओर कूदा। वह तो वही काली बिल्ली थी। कमरे में अभी भी वही भयानक रात गूंज रहा था। सारा घर थरथरा रहा था। दीवानें दी जा रही थी और फिर धड़ाम। प्रभास की चेतना डूबती चली गई। 0000000। सुबह 7 बजे चंपा आई। प्रभास तब भी सो ही रहा था। उसने जल्दी जल्दी चाय तैयार की और उसे जगाया। जब तक उसने नाश्ता तैयार किया तब तक प्रभास भी फ्रेश होकर नहा धोकर आ गया था। उसे नाश्ता देकर चंपा रसोई में चली गई। बर्तन देखकर वह मुस्कुरा पड़ी। प्रभात भैया ने कल खिचड़ी बनाई थी शायद। जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाकर वह चली गई। नियत समय पर प्रभात भी ऑफिस के लिए निकल पड़ा। कार उसके घर के सामने ही खड़ी थी।
चमचमाती हुई, जैसे उसे अभी कुछ देर पहले ही धोया गया हो। उसने श्रद्धापूर्वक अलमारी में रखी, हनुमान चालीसा निकालकर मेज पर रख दी, माँ की तस्वीर को प्रणाम किया और ऑफिस के लिए निकल गया। वह दिन सामान्य बीता, हालांकि पिछले दिन के अनुभवों ने उसे परेशान कर रखा था। कभी कभी उसे लगता जैसे जो भी घटा वह सब सपना था या फिर उसका वहम। बहरहाल शाम होने पर वह अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट चला गया। गपशप करते 9 बज गए, तब ध्यान आया कि वह फिर देर तक घर से बाहर रहा है। उसका मित्र अनूप उसके साथ ही था उस दिन। हरीश और सोहन तो वहीं पास में ही रहते थे। अनूप का घर प्रभास के घर से भी 8-9 किलोमीटर आगे था। जब वे घर जाने के लिए तत्पर हुए तो अनूप ने देखा कि उसकी बाइक तो पंचर हुई पड़ी है। अब इतनी रात में कहाँ बनेगा पंचर? परेशान मत हो यार, चलो मेरे साथ ही चले चलो। घर पर फोन करके बता देना भाभी को और मेरे घर पर ही रुक जाना आज रात। प्रभास बोला, लेकिन सरस्वती वहाँ रात भर अकेली रहेगी, बहुत डरती है वह अकेलेपन से। अनूप ने कहा, कोई बात नहीं, चल मैं तुझे घर छोड़ दूंगा। ओके, एक शर्त पर। बोल, तू मेरे घर से खाना खाकर लौटेगा। अनूप बोला, लेकिन? कोई लेकिन नहीं, मंजूर हो तो बोल वरना मैं कोई ऑटो पकड़ता हूँ। अच्छा बाबा, चल आज का दिन तेरे घर पर ही सही। अब तो खुश? प्रभास ने कुछ इस अंदाज से कहा कि सभी खिलखिला पड़े। हरीश और सोहन को विदा करके अनूप और प्रभास कार में बैठे। रास्ते में प्रभास ने कहा, पहले घर चलूं? क्या करेगा घर जाकर? चल पहले मेरे घर, फिर आकर सो जाना यहाँ। अनूप ने कहा, प्रभास ने हुंकार भरी। अनूप का घर बस्ती से कुछ हटकर था, शहर से थोड़ा बाहर, प्रकृति की गोद में बसा हुआ खूबसूरत सा घर, जिसकी बालकनी से दूर तक फैली पहाड़ियां और वनराजी